Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो भी टाइम पे देख रहे हो उनके लिए मेरी वो विशेस। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर चालू किया था विच वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, राइट। आई टोल्ड यू ऑल एवरीथिंग अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने फार्मर्स ने फेस किए। सो ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जो कि मैंने तुम लोग को फीचर्स समझाया था, इम्पोर्टेंस समझाया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडियन फार्मर्स ने फेस की थी वो मैंने तुम लोग को समझाया था। अब अगर अभी अपन आगे प्रोसीड करते हैं, इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉब्लम्स तो फार्मर्स को आई, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले तक फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन फार्मर्स को प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अपने गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिसकी वजह से अपने इंडियन फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी हद तक कम हो गया। सो क्या क्या रिफॉर्म्स उन लोग लेके आए, ऐसे क्या क्या पॉलिसीज उन लोग लेके आए हैं, ऐसे क्या इनिशिएटिव्स उन लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लिया, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे अभी ये वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि जो भी 5 ईयर प्लान्स अपने गवर्नमेंट ने बनाए थे, प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो भी 5 ईयर प्लान्स बने थे, वो 5 ईयर प्लान में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन मोटिव यही था कि अपन एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सके। क्यों ऐसा, क्यों उन लोगों ने मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस किया? बिकॉज अपनी इंडियन इकोनॉमी में अराउंड 70% जो लोग थे वो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, फिर भी उससे अपने को आउटपुट इतना नहीं आ रहा था, अपने को इतना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से नहीं मिल रहा था। तो दैट वाज द रीज़न कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को हेल्प आउट करने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस किया अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। सो फोकस करने की वजह से ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया, इसके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो इतना अभी आगे बढ़ा है। और आज अगर अपन देखने जाए तो अपनी स्टेट क्या है, अपना स्टेटस क्या है कि अपन फूड ग्रेन्स में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, अपने को कोई भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है फूड ग्रेन्स के लिए। सो इनफैक्ट इंपोर्ट तो छोड़ो, अपन दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं अपने फूड ग्रेन्स। सो दैट इज़ द लेवल वी अचीव्ड। आज अपने फूड ग्रेन्स में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, ना खाली उतना ही लेकिन अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ने कितना कितना अपने लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोविजंस बनाए, बहुत सारे उन लोगों ने डेवलपमेंट्स किए। अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द एग्रेरियन रिफॉर्म्स, इसमें गवर्नमेंट ने 3 तरीके के रिफॉर्म्स निकाले, ठीक है। सो फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू ऑल वो 3 कौन से रिफॉर्म्स उन लोग ने कौन से सेक्टर्स में अपने को रिफॉर्म्स दिया। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स is mainly divided into 3 kind of reforms, okay. First is technical reforms. First reform which we are going to study is technical reforms. The second one is institutional reforms, and the third one is general reforms. टेक्निकल रिफॉर्म्स में उन लोगों ने किस पे फोकस किया? उन लोगों ने मेनली टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। टेक्निकल रिफॉर्म्स में दे मेनली फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। उन लोगों ने अपने को अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया ताकि फार्मर्स जो है वो अच्छे प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर सके। अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने का क्या अपने पास एडवांटेज था कि फार्मर्स जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में उन लोगों ने मेनली लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस किया, ठीक है। मतलब उन लोग ने जो भी फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स अपने पास थी उन सबको उन लोगों ने कंसोलिडेशन का कुछ तो भी प्रोविजंस निकाले, वो अपन डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या आता है, जो भी लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स थे वो रिफॉर्म्स उन लोग ने इधर किए। और जनरल रिफॉर्म्स में आता है मेनली उन लोग को नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, न्यू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। जनरल जो न्यू फैसिलिटीज़ अपने को चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ अपने को ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, वो फैसिलिटीज़ उन लोग ने जनरल रिफॉर्म्स में अपने को प्रोवाइड किया। सो देयर वर 3 रिफॉर्म्स विच द गवर्नमेंट फोकस्ड अपॉन, और तीनों रिफॉर्म्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। सो ये तीनों रिफॉर्म्स को अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे अबाउट द टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में अपन मेनली फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी पे। क्या क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए थे वो अपन टेक्निकल रिफॉर्म्स में देखते हैं।
तो पहले आता है यूज ऑफ HYV सीड्स। व्हाट इज HYV सीड्स? HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ऐसे उन लोग को जो कन्वेंशनल सीड्स थे उससे उन लोग को ऐसे सीड्स प्रोवाइड किए गए जो साइंटिफिकली ज़्यादा यील्ड अपने को दे सकते, ज़्यादा प्रोडक्शन अपने को दे सकते हैं। सो वैसे सीड्स फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल लो यील्डिंग सीड्स विद हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लीडिंग टू राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन। उन लोगों ने कन्वेंशनल जो सीड्स थे जिससे अपने को लो प्रोडक्टिविटी होती थी वैसे चीज़ों को उन लोग ने, वैसे सीड्स को उन लोग ने रिप्लेस करके अपने को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड किए। साइंटिफिकली अप्रूव्ड सीड्स उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया और ऐसे सीड्स उन लोगों ने प्रोवाइड किए फार्मर्स को जिसमें अपने को हायर प्रोडक्शन मिल सकता है, हायर प्रोडक्टिविटी मिल सकता है। सो इसकी वजह से क्या हो गया है, अपना क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस ब्रेक थ्रू इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि जो अपन राइज हुए अपने क्रॉप प्रोडक्टिविटी में जो इतना अपने को इंक्रीज हुआ है वो ब्रेक थ्रू को अपन बोलते हैं ग्रीन। ग्रीन यानी क्रॉप और रिवॉल्यूशन यानी सब्सटेंशियल इंक्रीज, ठीक है। ये अपन डिटेल में देखेंगे अपने आगे वाले टॉपिक्स में। अभी के लिए तुम लोग कितना याद रखो कि जितना भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी में राइज हुआ वो राइज को अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन इंश्योर्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम लोग ने स्पेशल एक कॉर्पोरेशन बनाया, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, जो सब लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं उसका पूरा का पूरा ध्यान ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपने में क्या टेक्निकल रिफॉर्म आया कि HYV सीड्स का फार्मर्स ने यूज़ किया जिससे उन लोग को हाई प्रोडक्शन मिल सकता था, हाई प्रोडक्टिविटी उन लोग को पॉसिबल था। सेकेंड इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। उन लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया। अब फर्टिलाइजर्स के पहले उन लोग कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे? ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते थे। अब तो आप बोलोगे नहीं मैम ऑर्गेनिक मैन्योर तो अच्छा होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? ऑर्गेनिक मैन्योर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑर्गेनिक मैन्योर इनफैक्ट और ज़्यादा अच्छा बोला जाता था, लेकिन उसको फर्टिलिटी मिलने में बहुत टाइम लगता था। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। इसके लिए अपने फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया गया। तो केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता था, अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी होता था, बहुत इजीली अपन क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे, ठीक है। देयर यूसेज हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम्स। और उस टाइम के बाद से फार्मर्स ने केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ किया, इसके लिए प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। थर्ड, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। अभी मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के जो फार्म्स थे उसमें मेनली जो उनका क्रॉप जो डिस्ट्रॉय होता था उसका मेन रीज़न थे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स वो सारे जो क्रॉप्स थे उनके उसको यूज़ करते थे, उसको डिस्ट्रॉय करते थे। दैट्स द रीज़न उन लोग का जो प्रोड्यूस था वो बहुत कम बचता था, और वो कम प्रोड्यूस से उन लोग कितना सरप्लस बचा पाएंगे। इसके लिए उन लोग के पास जितना भी बच जाता था वो उन लोग अपने फैमिली के लिए यूज़ करते थे, तो इन लोग के पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ सरप्लस बचता ही नहीं था। सो देयर मेन रीज़न ऑफ डिस्ट्रॉशन वाज दिस इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, जो लोग डिस्ट्रॉय करते थे उनके फार्म्स। तो वो टाइम पे उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स निकाले, पेस्टिसाइड्स निकाले, जिससे कि उन लोग क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। और ये क्रॉप को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली इसका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो एनहांस होगा। Steps have been initiated to protect crops against diseases and insects. अलग अलग डिजीज से, अलग अलग इंसेक्ट्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उन लोगों ने ऐसे 14 सेंट्रल प्लांट प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए जहाँ पे उन लोग ये चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते थे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब फार्मर्स को अवेलेबल किए, ऐसे 14 सेंटर्स बना के, ठीक है। फोर्थ, उन लोगों ने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अवेल किया। Now, importance has been given to scientific cultivation as against conventional farming. Selection of crop, its quality, preparation of soil, crop rotation, seed selection, use of fertilizers are all scientific farm management practices. उन लोगों ने फार्मर्स को क्या बोला कि तुम लोग तुम्हारा कन्वेंशनल फार्मिंग छोड़ो और तुम लोग साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट पे ध्यान दो। वो चीज़ में क्या होता है कि उन लोग सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उन लोग अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज़ करते हैं, अच्छे टाइप के क्रॉप्स को उन लोग सिलेक्ट करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से उन लोग सीड को सिलेक्ट करके फिर उसको मतलब उसको हार्वेस्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आती है, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट में आती है। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके कन्वेंशनल मेथड्स को साइड में रख के उन लोगों ने उनको बोला कि तुम लोग साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चालू करो। उन लोग ने उनकी नॉलेज भी दी, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया ताकि फार्मर्स इससे अवेयर हो जाए। तो फोर्थ क्या हुआ था, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उन लोगों ने चालू किया था। उसके बाद उन लोगों ने बनाया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
IRDP उन लोगों ने इनिशिएट किया था, एग्जिस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ये ऐसे प्रोग्राम्स थे, ऐसे उन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई जो एग्रीकल्चर पे मेनली रिसर्च करता था, और उनके रिसर्च फाइंडिंग्स जो होते थे, सजेशंस जो होते थे, वो उन लोग फार्मर्स को प्रोवाइड करते थे ताकि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली अपना बढ़ सके। सो दैट वाज द रीज़न कि उन लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनाई, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए ताकि उन लोग फार्मर्स को ये नॉलेज दे सके, और ये नॉलेज से उन लोग अपडेटेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद 5th पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, cheap credit facilities provided by cooperative societies to enable small farmers buying agriculture machines। उन लोगों ने क्या किया, उनको कल्टीवेशन के लिए मैकेनाइज्ड चीज़ें यूज़ करने को बोला। मैकेनाइज्ड चीज़ें यानी क्या, उन लोगों ने उनको बोला कि तुम लोग मशीन्स यूज़ करो, हार्वेस्टर्स यूज़ करो, ट्रैक्टर्स यूज़ करो, जो कि तुम लोग के काम को ईजी कर देंगे। अब फार्मर्स तो ये चीज़ को अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोग ने चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया, सस्ते में उन लोग को ईजीली पैसा मिल सकता था। सो ये उन लोग के लिए इजी था, पैसे से उन लोग क्या कर सकते थे, मशीन परचेज कर सकते थे। फिर उन लोग ये जो भी चीज़ें चाहिए एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये चीज़ों का उन लोग यूज़ करके इसको मैकेनाइज करके कल्टिवेशन कर सकते थे। तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन यूज़ ऑफ कल्टिवेशन, इसकी वजह से उन लोग मैकेनाइज्ड यूज़ ऑफ कल्टिवेशन में फोकस कर सकते थे। सो दिस वॉज द 5 पॉइंट्स विच द टेक्निकल रिफॉर्म्स डिटेल्ड। फाइन, तो अपन आपको देखते हैं फर्स्ट क्या देखा था अपन ने, यूज़ ऑफ HIV सीड्स। उन लोग ने कन्वेंशनल सीड से उन लोग को HIV सीड यूज़ करने बोला, जिसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स उन लोगों ने यूज़ करने बोला, ठीक है। फिर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स उन लोगों ने प्रोवाइड किए ताकि क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उन लोगों ने फॉलो किया। एंड लास्टली मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन उन लोगों ने उनको बोला, चीप फैसिलिटीज़ के थ्रू उन लोग ने उनको प्रोवाइड किया मशीन, ताकि उन लोग अपना काम जो है वो ईजी कर सके और क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सके। सो दिस वर ऑल टेक्निकल रिफॉर्म्स, 5 दे वर टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स की, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट, पहले तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे देयर वाज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, जमींदार्स एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल। जो अपने फार्मर्स थे उन लोग के बीच में ऐसा बोलते हैं ना ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। कैसा था, सबसे पहले स्टेज पे अपनी थी गवर्नमेंट, उसके बाद थे जमींदार्स, और उसके बाद थे अपने फार्मर्स जो कि थे टीलर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। वो टाइम पे गवर्नमेंट ने उनको क्या बोला था, जमींदार्स को, कि आप लोग को जितना चाहिए आप उतना फार्मर्स के पास से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब आपको जितना टैक्स चाहिए आप उतना टैक्स फार्मर्स के पास से कलेक्ट कर सकते हो। तो जमींदार्स ने क्या किया, उन लोग को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। नो डाउट जमींदार्स गवर्नमेंट को पेमेंट करते थे, लेकिन फार्मर्स के पास से उन लोग एक्स्ट्रा कलेक्ट करते थे। अगर गवर्नमेंट ने 20% कलेक्ट करने बोला है तो दिस जमींदार यूज्ड टू कलेक्ट 30%। तो वो जो 10% था वो जमींदार अपने लग्जरीज के लिए यूज़ करते थे। सो दिस वर द इंटरमीडियरीज जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो ये जमींदार्स जो थे उनको ओनर्स ऑफ द सॉइल डिक्लेयर किया था, तो ये जमींदार्स को हटाने की बहुत ज़रूरत थी। तो उन लोगों ने क्या किया, वो टाइम पे जब इन लोग रिफॉर्म्स लेके आए तब उन लोगों ने इंटरमीडियरी को अबॉलिश कर दिया। तब उन लोग ने इंटरमीडियरीज यानी यहाँ पे कौन थे, अपने जमींदार्स, उन लोग को उन लोग ने अबॉलिश कर दिया, उन लोग को हटा दिया। और किसको डिक्लेयर किया, ओनर्स, फार्मर्स को उन लोग ने ओनर्स डिक्लेयर किया, ठीक है। तो चलो पढ़ते, द मिडलमैन और जमींदार्स हैव बीन अबॉलिश्ड एंड द ओनरशिप हैज बीन डायरेक्टली ट्रांसफर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टिवेट द सॉइल। और कल्टिवेशन कौन करता है, अपने फार्मर्स। तो उन लोगों को ओनरशिप दिया जो लोग एक्चुअली फार्म पे, सॉइल पे काम करते थे। तो फार्मर्स जो थे वो लोग ओनर्स हो गए, ठीक है। दिस हैज़ बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टिवेशन बाय द जमींदार्स। ये उन लोग ने क्यों किया, क्योंकि उन लोग को जमींदार जो एक्सप्लॉयट कर रहे थे वो एक्सप्लॉयटेशन से हटाने के लिए उन लोगों ने फार्मर्स को डिक्लेयर कर दिया। अब उन लोग ने क्या बोला, जो एक्चुअली सॉइल पे काम करेगा, जो एक्चुअली फार्मिंग करेगा, उन लोग ओनर्स गिने जाएंगे। तो एक्चुअली काम कौन करता था, अपने फार्मर्स, तो उन लोगों को ओनर्स बना देने में आया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट। आई टोल्ड यू ऑल कि उन लोग को जितना चाहिए था उन लोग उतना उन लोग के पास से एक्सट्रैक्ट करते थे, जमींदार्स टीलर्स के पास से जितना चाहिए उतना एक्सट्रैक्ट करते थे। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये रेंट जो फार्मर्स पे करते हैं उसमें उन लोग इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उन लोग के पास कुछ बचता ही नहीं है करके। तो उन लोगों ने क्या किया, रेंट को रेगुलेट कर दिया कि इतना फिक्स्ड अमाउंट आपको देना है। और वो अमाउंट कितना था,
दिस डू नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। सपोज करो कि मैंने मेरा जो क्रॉप था वो मेरा जो फार्मिंग था उसका वैल्यू मैं निकालती हूँ, एस्टिमेट वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ उसका 50,000, तो 50,000 का अगर मैं 1/3 निकालती हूँ, सो आई गेट दैट एज 15,000, राइट। सो 15,000 मेरा क्रॉप का ये रेंट आता है, ठीक है। सो दिस रेंट 15,000 ज़्यादा मैं रेंट जो है वो उन लोग के पास से कलेक्ट नहीं कर सकती थी, वो टाइम पे ऐसा ये प्रोविजन निकला था। सो जो भी उन लोग वैल्यू करते हैं, जो भी उन लोग क्रॉप का वैल्यू बनाते हैं, वो 1/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल निकाला था। तो फार्मर्स अगर टैक्स पे करेंगे, अगर उन लोग रेवेन्यू पे करेंगे, तो दैट विल नॉट एक्सीड 15,000 ऑफ देयर वैल्यू ऑफ क्रॉप, मतलब 50,000 का 1/3 वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द रूल, 1/3 जो है उससे ज़्यादा फार्मर्स पे नहीं करेंगे। टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शंस फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, रेंट्स हैव बीन फिक्स्ड। उन लोगों ने क्या किया, रेंट फिक्स कर दिया कि इतना ही तुम लोग को देना है, इससे ज़्यादा तुम लोग को नहीं देना है। तो किससे ज़्यादा नहीं देना है तुम लोग को, 1/3 से ज़्यादा तुम लोग को वैल्यू ऑफ क्रॉप का 1/3 से ज़्यादा रेंट तुम लोग का एक्सीड नहीं होगा। सो दिस वाज द प्रोविजन दैट वाज बॉट अपॉन। थर्ड, कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन करना यानी क्या करना, उसको साथ में लेके आना। जो भी पीसेज ऑफ लैंड अलग अलग थे उन सबको उन लोग साथ में लेके आ गए थे, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना, ठीक है। तो विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन मैंने तुम लोग को बोला था, एक पीस लैंड यहाँ पे था, एक पीस ऑफ लैंड वहाँ पे था, तो फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे स्टेप्स लिए ताकि उन लोग ये लैंड को कंसोलिडेट कर सके, साथ में लेके आ सके। With a view to reducing fragmentation, steps have been taken to initiate for the consolidation of holdings. Allotment of land to a farmer at one place, thus replacing fragmented holdings, saving the cost of cultivation. अगर ये फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स रहेंगे तो फार्मर्स को क्या होगा, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रॉप फार्मिंग करो, उधर थोड़ा बहुत फार्मिंग करो, इधर करो, तो उससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा नहीं कोई हिसाब से, लेकिन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए कि उन लोग उनके लैंड को एक जगह पे लेके आ सके, और ऐसे स्टेप्स उन लोग ने लिए, और जो भी फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थे वो गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए। तो उन लोगों ने ये लैंड होल्डिंग्स, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स से उन लोग को कंसोलिडेट करके एक पर्टिकुलर लैंड दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था वो थोड़ा सेव हो गया, मतलब ज़्यादा कॉस्ट उन लोग को लगा नहीं, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी अपनी एनहांस हो गई। फोर्थ, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। Ceiling on holdings is the maximum size of cultivable land holding that an individual or family can own. तो वो टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसे रेस्ट्रिक्शन निकाले, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाले कि तुम लोग इतना ही लैंड होल्ड कर सकते हो जितना एक पर्टिकुलर फैमिली को अलाउड होगा। वो टाइम पे मैक्सिमम साइज उन लोगों ने वो टाइम पे डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत सारे जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिन लोग के पास ज़मीन नहीं थी एग्रीकल्चर करने के लिए, उन लोग को उन लोग ने लैंड प्रोवाइड किया, और जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी उन लोग के पास से एक सीलिंग रख दिया, मैक्सिमम साइज रख दिया कि उन लोग इतना ही लैंड ओन कर सकते करके। सो उसको बोलने में आया सीलिंग्स और होल्डिंग्स। सीलिंग ऑन होल्डिंग टू प्रमोट इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज गवर्नमेंट को सच ये था कि जो फार्मर्स के पास नेग्लिजिबल लैंड है उन लोग के पास भी इक्वालिटी आ जाए, मतलब लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वालिटी में हो जाए। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उन लोगों ने सीलिंग ऑफ लैंड का ये प्रोविजन निकाला। सरप्लस लैंड टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू स्मॉल एंड लैंडलेस लेबरर्स। जो भी सरप्लस लैंड बच जाती थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया। किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट किया, स्मॉल और जिन लोग के पास लैंड नहीं थी ऐसे लेबरर जैसे फार्मर्स के बीच में ये लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उन लोगों ने क्या किया, सीलिंग ऑफ होल्डिंग, लैंड होल्डिंग के थ्रू उन लोगों ने जो भी इक्वालिटी था वो सब फार्मर्स को थोड़ा लैंड प्रोवाइड किया, ठीक है, और एक सीलिंग रख दी, मैक्सिमम साइज उन लोग उतना ही रख सकते हैं ऐसा उन लोगों ने एक सीलिंग रख दिया, ठीक है। फिर आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्म करना यानी क्या, साथ में मिल के उन लोग काम करेंगे, मतलब फार्मर्स को उन लोगों ने क्या बोला कि तुम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाओ जिसमें तुम लोग साथ में ये चीज़ कर सकते हो, साथ में तुम लोग कोई भी इनपुट ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो अगर एक फार्मर जा रहा है सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सीड प्रोक्योर करने के लिए, अगर वो जा रहा है किसी के पास सीड्स परचेज करने के लिए, तो वो थोड़ी क्वांटिटी मांगेगा,
लेकिन अगर साथ में 19-20 फार्मर्स जाते हैं सीड्स परचेस करने के लिए तो उन लोग को बल्क क्वांटिटी के लिए कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो यही चीज़ उन लोग में प्रमोट की गई फार्मर्स के बीच में कि तुम लोग अपनी अपनी कोऑपरेटिव्स बनाओ और वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू तुम लोग इनपुट्स परचेस करो, तो तुम लोग को सस्ता पड़ेगा, तुम लोग को लोअर प्राइस में वो इनपुट्स मिल जाएगा, राइट। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। उन लोगों ने क्या किया, उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ाया। मतलब अगर इतने सारे फार्मर्स जाएंगे तो उन लोग को बल्क क्वांटिटी के लिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो वो बल्क क्वांटिटी के लिए उन लोग ने कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाया। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस। तो उन लोग को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कम होगा और उन लोग जो सेल करेंगे वो ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे, है ना। तो उन लोग क्या कर सकते थे, इनपुट्स लोअर प्राइस पे परचेस कर सकते थे और उन लोग अपना जो प्रोड्यूस था वो हायर पे सेल कर सकते थे। इसके लिए उन लोगों ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को बहुत एनकरेज किया। तो अपन ने क्या क्या पॉइंट्स देखे इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स में। पहला अपन ने देखा एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा अपन ने देखा रेगुलेशन ऑफ रेंट, थर्ड अपन ने देखा कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स, मतलब जो भी फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स था उसको उन लोगों ने साथ में लेके आए, कंसोलिडेट कर दिया। फोर्थ उन लोगों ने सीलिंग कर दिया लैंड होल्डिंग में, मतलब मैक्सिमम साइज उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। और फिफ्थ उन लोगों ने कोऑपरेटिव फार्मिंग पे फोकस किया, मतलब फार्मर्स अगर साथ में चाहेंगे बल्क में इनपुट्स मांगेंगे तो उन लोगों को कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट वाज द रीज़न उन लोगों ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को बहुत एनकरेज किया। ठीक है, हमने अभी तक दो तरह के देखा, एक टेक्निकल रिफॉर्म्स देखा और एक अपन ने इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स देखा। अब अपन देखते हैं जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में क्या आता है, उन लोग का मेन फोकस था कि इन लोग को न्यू फैसिलिटीज़ अपन प्रोवाइड कर सके, फार्मर्स को अपन नई नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, ये उन लोग का जनरल रिफॉर्म्स में मोटिव था। ठीक है, तो फर्स्ट मोटिव क्या था उन लोग का, एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मैंने तुम लोग को बोला था फार्मर्स मोस्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, है ना। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो उन लोग का क्रॉप जो है हार्वेस्ट अच्छा होगा, लेकिन अगर रेनफॉल किसी टाइम पे कोई साल में बहुत कम हो गया तो उन लोग का हार्वेस्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होता था। तो उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर हम उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो इजीली उन लोग का जो अनसर्टेनिटी था वो कम हो जाएगा और उन लोग अच्छा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं कोई भी ईयर में। तो उन लोगों ने डैम्स पे फोकस किया, उन लोगों ने उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो अगर आज अपन देखने जाए तो अपना 45% ऑफ कल्टिवेबल लैंड जो है, जो लैंड कल्टिवेट होता है, ऐसे 45% एरिया को अपन ने कवर कर लिया है इरिगेशन से। ठीक है, with a view to raising productivity in agriculture, irrigation facilities have been expanded. पहले जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अपने पास नहीं थी, अपन ने वो फैसिलिटीज़ को अभी इंक्रीज कर दिया, अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अपन ने एक्सपांड कर दिया। Major and minor irrigation projects carried across different parts of the country to ensure the expansion of permanent irrigation facilities. उन लोगों ने अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन किए, मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स उन लोगों ने कैरी किए और ये प्रोजेक्ट्स के थ्रू उन लोगों ने परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की, फार्मर्स को प्रोवाइड की। तो आज अगर अपन देखने जाए, अपना लैंड अंडर कल्टिवेशन जो है उसका 45% इरिगेशन से कवर्ड है। ठीक है, and it is increasing day by day. So this is good from expansion of irrigation facilities. Second, provision of credit. उन लोग को सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं थी, उन लोग को सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं थी, उन लोग को साथ साथ में पैसों की भी ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग बैंक्स इस्टेब्लिश किए, अलग अलग ऐसे प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए जिससे फार्मर्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। पहले इनिशियली फार्मर्स किनके पास से लोन लेते थे, महाजन्स के पास से, जो उन लोग को मनी लेंडर्स के पास से नॉन इंस्टीट्यूशनल चीज़ें उन लोग यूज़ करते थे लोन लेने के लिए। तो वो चीज़ का डिसएडवांटेज क्या था कि उन लोग के पास से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, है ना। तो ये चीज़ को हटाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग खुद के, गवर्नमेंट ने खुद बैंक्स बनाए, डेवलपमेंट बैंक्स बनाए जो कि उन लोग के फाइनेंस फैसिलिटी को अच्छी तरह से केटर कर सकती है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फार्मर्स को ऐसे बैंक्स के थ्रू लोन लेने में इंकरेज किया कि जो बैंक्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रूरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड टू कैटर क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स। ऐसे अलग अलग जगह पे उन लोगों ने रूरल डेवलपमेंट बैंक्स बना दिए, ठीक है, ताकि फार्मर्स को इजीली लोन मिल सके। ठीक है,
फिर 1982 में उन लोगों ने नाबार्ड इस्टेब्लिश किया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल। उन लोगों ने ये देखा, उन लोगों ने ये अपने अंडर देखा कि बराबर से सारे फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रही है नहीं, ये इन लोगों ने देखा। नाबार्ड जो बनाई गई थी 1982 में, उन लोगों ने उसका ध्यान रखा कि सारे फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज इजीली मिल सके, ठीक है। सो इसके थ्रू भी अपना एग्रीकल्चरल जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी था वो कंपैरेटिवली बहुत इंक्रीज हो सकता था, क्योंकि फार्मर्स को इजीली क्रेडिट मिल सकता था। फिर उन लोगों ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज offering remunerative price to farmers and protect them against exploitative practices of middlemen through a regulated market। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, मिडलमैन को सारे के सारे को हटा दिया। उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके उसके लिए उन लोगों ने स्टेप्स लिए और उन लोग को एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस से बचाया। मतलब उन लोग को कोई मिडलमैन एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, उसका उन लोग ने पूरा ध्यान रखा। फार्मर्स को अच्छा बेस्ट प्राइस मिल सके उनके प्रोड्यूस का, वो उसका उन लोगों ने बहुत ध्यान रखा। कमिटीज़ एंश्योर टाइमली पेमेंट टू फार्मर्स। उन लोगों ने अलग अलग कमिटीज़ बनाई जो फार्मर्स को टाइम पे पेमेंट करे और वो भी बेस्ट प्राइस पे करे, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स एंड ensuring no glut of supplies so crop price does not crash and also storage of crops। उन लोगों ने मेनली किस चीज़ पे फोकस किया, उन लोगों ने ये देखा कि स्टोरेज हो सके और दूसरा इतना क्रॉप मार्केट में नहीं आए, इतना ग्रेन्स मार्केट में नहीं जाए कि अगर इतना सारा तुम लोग सप्लाई करोगे तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो उन लोग ने ये चीज़ का ध्यान रखा कि जितनी भी सप्लाईज हो रही है वो ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में नहीं जाए। अगर ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में चली जाएगी तो उन लोग का जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। तो कमिटीज़ ने ये ध्यान रखा कि जितना भी प्रोड्यूस है उसका जितना डिमांड है उतना ही मार्केट में जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा चले गया तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगा और फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा, साथ साथ में उन लोगों ने स्टोरेज का भी उतना ही ध्यान रखा, ठीक है। तो उन लोगों ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए जिसमें मिडलमैन उनको कोई भी तरीके से परेशान नहीं कर सकते थे, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते थे। और दूसरा उन लोगों ने टाइमली पेमेंट का भी ध्यान रखा उनके, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को उन लोगों ने बहुत इंकरेज किया ताकि फार्मर्स का जो इनपुट मिलेगा वो उन लोगों को कंपैरेटिवली लोअर प्राइस में मिलेगा। और साथ साथ में सप्लाईज जो है वो उन लोगों ने एकदम लिमिट रखी ताकि प्राइस एकदम कम नहीं हो जाए क्रॉप का, ठीक है। और साथ साथ में उन लोगों को स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया गया। अब अगर हम बात करें अपन फोर्थ पॉइंट की, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर्ड बाय गवर्नमेंट टू बी पेड टू फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनसर्टनिटीज ऑफ मार्केट। गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएसपी इंट्रोड्यूस किया। एमएसपी यानी क्या, उन लोग को मिनिमम तो ऐसा प्राइस मिलेगा ही उनके प्रोडक्ट का, भले मार्केट में कैसा भी अनसर्टनिटी हो, कुछ भी हो, उन लोग को उनके क्रॉप का जो मिनिमम प्राइस रखा है वो तो उन लोग को मिलेगा ही, ठीक है। The government is committed to buy the surplus produce of the farmer at the minimum support price as and when the market price is lower than that। अगर मार्केट में उनके क्रॉप का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि फार्मर्स के पास से सरप्लस प्रोड्यूस को उन लोग अपने पास ले ले और फार्मर्स को एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन लोग दे सके। मतलब उससे नीचे उन लोग को पैसा कम नहीं मिलना चाहिए, वो उन लोग का मोटिव था। तो कभी भी ऐसा मार्केट में अगर होता है कि उन लोग के क्रॉप का प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो कम हो चुका है तो उन लोग वो सारा प्रोड्यूस फार्मर्स के पास से ले लेते थे और ये फार्मर्स के पास से प्रोड्यूस उन लोग का लेने का ड्यूटी था, ठीक है। सो दिस वाज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को अच्छी तरीके से सपोर्ट किया प्राइस में। तो क्या क्या अपन ने 4 पॉइंट्स देखे जनरल रिफॉर्म्स में। फर्स्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज उन लोग ने बढ़ा दी। सेकेंड, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट उन लोगों ने अच्छा कर दिया, फार्मर्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया, ठीक है। थर्ड, रेगुलेटेड मार्केट्स जिसमें मिडिलमैन कोई भी तरीके से फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता था, ठीक है। एंड लास्टली, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट ने उनको अश्योर किया कि तुम लोग को इतना तो मिनिमम प्राइस मिलेगा ही, इतना तो मिनिमम सपोर्ट तुम्हें मिलेगा ही गवर्नमेंट के पास से, इन केस अगर आपके क्रॉप का जो प्रोड्यूस का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, प्राइस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस वर द 4 रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स जो अपन ने देखे। दिस वर ऑल द रिफॉर्म्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। उन लोगों ने तीन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। पहला आपने देखा टेक्निकल रिफॉर्म्स, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी अपडेट किया।
ठीक है। दूसरा अपन ने देखा क्या, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स में उन लोग ने बहुत सारे चेंजेस किए। और तीसरा अपन ने क्या देखा, जनरल रिफॉर्म्स, जहाँ पे उन लोग को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में आई ताकि फार्मर्स जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो सके मिडल मैन से। ठीक है। सो देयर वर 3 काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड। अलग अलग अपन ने पॉइंट्स भी देख लिए सारे रिफॉर्म्स में क्या क्या थे। अब अगर अपन बात करें क्या उन लोगों ने अपने एग्रेरियन रिफॉर्म्स को अचीव किया, यस वो टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी क्या, एकदम बहुत ज़्यादा अपने पास प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है। सो ग्रीन यानी क्रॉप, ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप, ठीक है, एंड रिवॉल्यूशन रेफर्स टू स्पर्ट। ओके, मतलब सडन इंक्रीज, वेरी मतलब होता है ना सब्सटैंशियल इंक्रीज, बहुत अच्छे अमाउंट में इंक्रीज होना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी क्या, क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में बहुत अचानक से बहुत इंक्रीज हो गया, बहुत राइज हो गया। ठीक है। सो ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप एंड रिवॉल्यूशन रेफर्स टू स्पॉट। Spurt in crop production at rapid substantial increase in its productivity is called green revolution that took place as a result of agrarian reforms. अपन ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, इसके लिए अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो था वो इतना अच्छा एनहांस हुआ, इतना अच्छा इंक्रीज हुआ, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। अभी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हो गया, एग्रीरियन रिफॉर्म से क्या हो गया, अपना इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन्स में। पहले जो अपनी इंडिया अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट थी फूड ग्रेन्स के लिए, आज अपनी इंडिया वही चीज़ के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। अपने को किसी और कंट्री के पास से ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट अपन लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं अपने फूड ग्रेन्स। सो दैट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, राइट, जिससे कि अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो था वो बहुत एनहांस हो गया। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो 2 फेजेस में डिवाइडेड था। पहला फेज था अपना फर्स्ट फेज जो कि मिड 60s और 70s के बीच में था, और सेकेंड फेज मिड 70s और 80s के बीच में था। ठीक है। During its first phase, it was restricted only to the cultivation of wheat and rice growing regions like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. उन लोगों ने मेनली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो फोकस किया फर्स्ट फेज में, वो वहाँ पे ही फोकस किया जहाँ पे वीट और राइस कल्टीवेशन था, बिकॉज दिस वर द बेसिक नीड्स, दिस वर द बेसिक क्रॉप्स, वीट एंड राइस जो फार्मर्स ग्रो करते थे और जो सब लोग उसको अवेल करते थे। तो वैसी जगह पे उन लोगों ने पहले फोकस किया, और वो जगह कौन सी थी, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वहाँ पे उन लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन रेस्ट्रिक्ट किया। फर्स्ट फेज उन लोग का था 60s और 70s के बीच में। दूसरा फेज जो था मिड 70s और 80s के बीच में, इट्स इम्पैक्ट वाज वाइड स्प्रेड विथ लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप्स। उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ वीट और राइस पे उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन नहीं किया, उन लोगों ने और भी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए, और लोग ने पूरे वाइड स्प्रेड जगह पे इस पर फोकस किया सेकेंड फेज पे, जो कि था मिड 70s और 80s में। ठीक है। सो दिस वाज अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, 2 फेजेस में डिवाइडेड था। पहला फेज क्या था, रेस्ट्रिक्टेड फेज था, जिसमें सिर्फ वीट और राइस पे फोकस किया गया, और वो ऐसे रीजन्स थे जो वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन्स थे, जो कि पंजाब थे, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और दूसरा जो सेकेंड फेज था वो वाइड स्प्रेड उन लोगों ने किया, लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए उन लोगों ने ये फेज अवेल किया। ठीक है। और उन लोगों ने सब जगह पे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फेज था वो फॉलो अप किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन।